Let's start previous year questions of controlling from chapter 8. तो यहाँ पर कंट्रोलिंग चैप्टर की जो वेटेज है अगर मैं देखूं तो 6, 7, 8 ये सारे मिला के 20 मार्क्स के चैप्टर है, जहां पर कंट्रोलिंग लगभग 6 मार्क्स तक का आपको पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर कंट्रोलिंग का जो क्वेश्चन आया है वो एक केस स्टडी का क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कवर हो गया था उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जनरली 3 क्वेश्चन निकाल दिए हैं और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इसके अलावा आपको खास टॉपिक दिखेगा भी नहीं कोई, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करके ही जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ज्यादातर स्टेप्स का क्वेश्चन केस स्टडी में पूछा गया है, लेकिन पहले हम उसको इन जनरल समझ लेते हैं कि क्या स्टेप्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेप्स है कंट्रोलिंग के। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग द डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखो बच्चा ना इस वाले पॉइंट को मिक्स करता है प्लानिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप से, जो कि है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दोनों डिफरेंट है। यहां पर वर्ड लिखा है बीच में परफॉर्मेंस, कि यहां पर हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जो 2 तरीके से हमारे यहां पर सेट किए जा सकते हैं। पहली बात तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स वो बेंचमार्क्स है, वो क्राइटेरिया है बेसिकली, जिसके अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करोगे। जैसे क्लास 12th के अंदर किसी भी बच्चे को थ्योरी सब्जेक्ट में अगर पास होना है, 80 में से 27 वाला पास हो रहा है, ठीक। तो वो 27 मार्क्स जो सीबीएसई ने डिफाइन कर दिए ना, जो 27 मार्क्स सीबीएसई ने डिफाइन कर दिए वो बेंचमार्क है, वो क्राइटेरिया है कि आपके पास और फेल का जो ये डिसीजन होगा वो 27 मार्क्स के बेसिस पे होगा, ठीक। तो यहां पर आप इस स्टैंडर्ड को 2 तरीके से सेट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जहां पर आप न्यूमेरिक टर्म्स में स्टैंडर्ड को सेट करो। जैसे कि आपने एक वर्कर को कहा आपको 100 यूनिट्स बनानी है, तो ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव कई बार जैसे आप लोगों ने वो रेटिंग सिस्टम सुना होगा, क्वालिटेटिव के अंदर रेटिंग सिस्टम, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमें जानना है कि किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो आपने कुछ 4-5 क्वेश्चंस में रेटिंग देखी, तो उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो कि ये हमारा एक पर्टिकुलर वर्कर है, इसको इतनी रेटिंग मिली है, इसका मतलब ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर स्टैंडर्ड सेट करने के 2 क्राइटेरिया, बेस्ट क्या माना जाता है, क्वांटिटेटिव। उसके बाद सेकंड है कि यहां तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इससे आपका मेजरमेंट होगा। अब यहां पे आप उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है खुद जाके चेक कर रहे हो। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप ये काम कर सकते हो कि आप पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, हर एक चीज को खुद जाके चेक कर रहे हो। सैंपल चेकिंग मतलब आपके सामने 100 यूनिट बनी हुई रखी है, उसमें से आपने कोई सी भी 10 निकाल ली, या आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है, आप उसी के बेसिस पर बाकी का जजमेंट ले रहे हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेशियोज भी कैलकुलेट की जाती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इन सब से भी हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने यहां पर मेजरमेंट कर लिया, अब आपको करना है कंपैरिजन। आपके पास वो स्टैंडर्ड भी है जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जैसे कि 100 यूनिट का स्टैंडर्ड था और आपने बनाई 80 यूनिट्स, तो यहां पर आप कंपेयर कर पा रहे हो ना कि पॉजिटिव रिजल्ट रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। तो यहां पर आप कंपैरिजन से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो डेविएशंस। डेविएशन मतलब डिफरेंस। अब ये 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा रही, ठीक है। बट नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम रहा, ठीक है। अब इन्हीं डेविएशंस को फिर एनालाइज किया जाता है कि ये किस तरीके के डेविएशंस हैं, और इसका ये सिंगल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सिंगल क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो एनालाइजिंग डेविएशन में आप उसी डेविएशन को देख रहे हो कि उसकी कैटेगरी कौन सी है, क्या वो सीपीसी की कैटेगरी में आता है या एमबीई। सीपीसी मतलब क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। हर किसी की सक्सेस का एक मेन पॉइंट होता है। हमारी सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती हैं। अगर किसी को वो चीज पता चल गई तो वो हमें खराब कर सकता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? की रिजल्ट एरियाज, जिन्हें KRA
कहते हैं। की रिजल्ट एरियाज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि अगर कुछ भी गलत हुआ उस क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ, यानी कि कुछ भी गलत हुआ इन पॉइंट्स पे जाके, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम ये लेते हैं कि सपोज करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो आप, तो आप कपड़ा खरीद के लेकर आते हो, मार्केट में आप जिस कपड़े में डील करते हो उसके रेट बढ़ गए, ठीक है, इन्फ्लेशन आया, उसके रेट बढ़ गए। एट द सेम टाइम हमने देखा कि पोस्टल चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। अब आप बताओ कि आपके लिए क्रिटिकल क्या है, किस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? कपड़े के रेट बढ़े थे 10% से और पोस्टल चार्जेस बढ़ गए हैं 15% से। पोस्टल चार्जेस आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल है। देखो यही गलत हो गए। हमें पोस्टल चार्जेस से क्या लेना देना? हमारे लिए हमारा रॉ मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो तो हमें यूज करना है प्रोडक्शन के अंदर। अगर उसके रेट बढ़ जाएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बट वही भी पोस्टल चार्जेस हमारे लिए एक सेकेंडरी चीज है। तो यहाँ पे हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहा? रॉ मटेरियल की कॉस्ट का बढ़ना, जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ से सस्ता खरीद सकते हैं हम। तो यहाँ पर यही चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से वाला डेविएशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या इसे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा फ्रेज है, देन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। कि आप अगर चाहो कि सब कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हर जगह रह जाती है, बिल्कुल परफेक्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पे कुछ परमिसिबल लिमिट सेट कर दी जाती है। क्या सेट कर दी जाती है? परमिसिबल लिमिट, कि अगर उस परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड चीजें गई तो एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आपके घर वालों ने आपको कह दिया कि बेटा देखो आपको हम बाइक की चाबी दे रहे हैं, लेकिन इस बाइक को लेकर घूम सिर्फ इतने एरिया में सकते हो। अगर इस एरिया के बियॉन्ड गए तो बेटा बाइक की चाबी ले ली जाएगी आपसे। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि 100 यूनिट बनाते हो तो उसमें से एक डिफेक्टिव अलाउड है, कि एक डिफेक्टिव चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक के बियॉन्ड आप गए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपको टेक्निक समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जब यहां पे आपको डेविएशन का पता चल जाएगा ना, अब यहां पे आपको सही काम करना है, जो गलतियां है उसे सुधारोगे। आपको लगता है कि मशीन डिफेक्टिव है तो मशीन को रिपेयर करो, या लगता है कि भाई डिफेक्ट नहीं चेंज हो सकता है, मतलब डिफेक्ट रिमूव नहीं हो सकता, तो बदल दो मशीन, नहीं ले आओ। ठीक है, अगर लेबर को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, थोड़ी सी उन्हें नई टेक्निक समझाने की जरूरत है, तो हम वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। मतलब जैसी प्रॉब्लम होगी उसका उसी तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट मैं आपको पूरी 6 के 6 समझा रही हूं। ठीक है, किससे? OIMCA। ठीक है, ये मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर बोलने का मौका मिल रहा है IMCA। अब यहाँ पे O से क्या है? O से है यहाँ पर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को कहां तक पहुंचाना है। प्लस यहां उन्होंने डिसिप्लिन इस तरीके से भी समझाया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ CCTV कैमरास, कि जहां पर एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा एक क्लोज चेक किया जा रहा है कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, तो यहां पर इसको मेंटेन किया जाता है। सेकंड, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब देखो यहां पर जब एक एम्प्लॉय को पता होता है ना कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट मेरी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा? मोटिवेटेड रहेगा टू अचीव दैट टारगेट। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। थर्ड, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा आपकी गलतियों को आपके सामने लेकर आता है, वो आपको राइट ट्रैक पे रखता है कि देखो भटक रहे हो, जो तुमने सोचा था वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा अगर ऐसे चलोगे, तो यहाँ गलती कर रहे हो तुम, तो उस गलती को जब तुम टाइम टू टाइम सुधारोगे तो उससे क्या होगा? आप राइट ट्रैक पे रहोगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पर क्या मतलब है कि जब पहले से ही सारी एक्टिविटी डिसाइड की जा चुकी है, स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, जिससे क्या होता है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन।
अब कोऑर्डिनेशन कैसे सेटअप हो रहा है, जब सारी एक्टिविटी वेल डिफाइंड प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, सब बेंचमार्क्स हमें पता है, सारे क्राइटेरियाज हम लोग जानते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपस में सभी के एक्शंस में भी कोऑर्डिनेशन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। लेकिन कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा इस बात पे ध्यान देता है कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, यहां पर हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है, कहीं उनको रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। मतलब आप एक ऐसा टारगेट मत सेट करो जो अचीव ही नहीं हो सकता, और बिल्कुल ऐसा सा टारगेट भी मत सेट करो जो तुम्हें पता है कि हो ही जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चेक के साथ अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है। क्लियर, फंक्शंस भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं 3 to 4 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है सिंपल डिफाइन, एक तो डिफाइन कंट्रोलिंग और द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर क्या आती है कि बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता। मैंने भी अपने प्री बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा, लेकिन उनको लिखने का तरीका समझ नहीं आया, जिसमें सिर्फ एक ये पर्टिकुलर पॉइंट्स भी आपके अलग से पूछे जा सकते हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले जब भी आप रिलेशनशिप लिखोगे आपको ये लाइंस लिखनी ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग। ओफो, यहाँ पे आउट लिखना रह गया भाई, आउट लिख लेना तुम लोग भी, काट के लिख लो ऊपर। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ना तो आपने उसको एनालाइज किया, ना उसको चेक किया, ना डेविएशंस देखे, तो ऐसी प्लानिंग का फायदा क्या है फिर? अगर आपने चीजों को कंट्रोल ही नहीं किया तो आपने स्टैंडर्ड क्यों सेट किया था, आपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट किए थे? तो प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। भाई आपको ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग में ही मिलते हैं, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे तो आप कंट्रोल क्या कर लोगे? कुछ नहीं कंट्रोल करोगे ना। तो कंट्रोलिंग भी प्लानिंग के बिना कैसी हो जाती है भाई? अंधी हो जाती है। उसके बाद प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव व्हाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्लानिंग में ना सिर्फ हम चीजों को सोचते हैं, ये सिर्फ एक सोच विचार के ऊपर होती है प्लानिंग। यहां पर हम सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है या हमें ऐसा करना है, वहां पे सिर्फ हम सोच रहे हैं, थिंकिंग इन एडवांस है, कुछ हमने हासिल नहीं कर लिया वहां पे अभी। लेकिन कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, जहां पर प्लानिंग हमारे ड्रीम्स है, कंट्रोलिंग रियलिटी है। इवैल्यूएटिव यानी कि वो आपको ये बता रही है कि आपने जो किया है उसका लेखा जोखा ये है, यहाँ हाँ रिजल्ट है वो कि यहां तक पहुंचे हो आप, आपने जो सोचा था वहां उसमें से आप फिलहाल अभी यहां तक पहुंचे हो। ठीक है, यहाँ पे इवैल्यूएशन करते हो। ये है आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लानिंग इज कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। मैं चाहती तो दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकती थी ऐसे, दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, बट मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप इसके एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे ना आपको अलग अलग ही लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है। इसका तो हमें मतलब पता है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो थिंकिंग इन एडवांस होता है। प्लानिंग में हम बनाते ही फ्यूचर के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो प्लानिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग है। बट कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर आप अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को करेक्ट करते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आगे के लिए आप चीजों को सुधारते हो, मतलब आपको आगे की चीजें ठीक करने का मौका मिलता है क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या गलती करी है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? क्योंकि देखो एक बात बताओ कि आप अपने लाइफ की किसी सेम चीज के लिए दोबारा से प्लान कर रहे हो, जब आप दोबारा से उस चीज के लिए प्लान करोगे ना, एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखोगे, बिल्कुल देखोगे कि यार पहले ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने ये किया था, इस बार ऐसा नहीं करना है, या पिछली बार जो ये किया था ये सक्सेसफुल चीज रही थी, इसको एक बार फिर से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। और कंट्रोलिंग तो देखो है ही बैकवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग को बोला जाता है इट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज। तो यहां पर जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं पहले आप देखते हो ना कि क्या आपने परफॉर्मेंस दी है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप उसको इवैल्यूएट करके उसको चेक करके करेक्टिव एक्शन लोगे। तो इसीलिए कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ से भी आ सकते हैं और केस स्टडी अभी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी केस स्टडी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ही हमसे पूछा गया है। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें 6 मार्क्स के लिए।
So Memo Builders was constructing a 5-star hotel for a leading hotel chain. The hotel had to be given the possession by the next year, but the construction of the hotel was running 6 months behind schedule. The chief executing officer of the Memo Builders was concerned as Memo Builders was known for its quality and timely completion of the projects. He asked the Nitin, the senior of the project head, for a thorough investigation. Nitin investigated and reported to the chief executive officer that in spite of huge absenteeism of the workers, additional workers were not called. Nitin also reported to the CEO that 3 of the 10 machines being used by the workers were defective. Nitin ordered for the repair of the machine and asked the project head to appoint the additional workers with attractive wages to ensure that the deadline is met. Identify the function of management highlighted here. तो हमारा कंट्रोलिंग ही है, वो हमें पता चल गया। ये कैसे पता चला कि भाई हमें दिख रहा था कि जो हमारा टारगेट था, हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। वहां पे हमारे पास 12 चैप्टर्स होंगे इन टोटल, फंक्शन होंगे 5, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इस चीज को, कि जब हमें दिखा कि हमने टारगेट जो सेट कर रखा है वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं ना कहीं, तो इसलिए कंट्रोलिंग है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, quoting the lines from the above para, explain the steps of the process of the function of management discussed. कौन से स्टेप्स हैं यहां पर, आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं, बताइए। देखो टेकिंग करेक्टिव एक्शन तो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि नीचे उन्होंने बोला कि वर्कर्स की कमी थी, हमने एडिशनल वर्कर्स अपॉइंट किए, उनको अट्रैक्टिव सैलरी दी। पर उससे भी पहले हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया हमने उससे पहले भी कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और वो कंपैरिजन भी कैसे किया, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद। ये यहाँ पर ये लाइन है एक, ही आस्क्ड द नितिन द सीनियर ऑफ द प्रोजेक्ट हेड थ्रू द थोरो इन्वेस्टिगेशन। देखो जब मैं आपको पढ़ा रही थी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो मैंने बोला था ना पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है, इसका मतलब उसने पर्सनली जाके चेक किया, तो उसने मेजर किया, उसके बाद उसने रिपोर्ट किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि ये गड़बड़ है, कि वर्कर्स की कमी है, मतलब वर्कर्स एब्सेंट हो रहे हैं और एडिशनल वर्कर्स अब तक आए नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से आपका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, समझ गए। तो 3 आपको यहाँ पे प्रोसेस के स्टेप्स दिख गए। तो 1 नंबर का कंट्रोलिंग फंक्शन आइडेंटिफाई किया, 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप में आपसे पूछा है एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड अबव। आपको 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बतानी है उसी फंक्शन के जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया। आपने कंट्रोलिंग फंक्शन आइडेंटिफाई किया, 2 इंपॉर्टेंस कोई भी लिखनी है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर से हाईलाइटेड होती हुई लिखनी है। ठीक है, तो कोई सी भी लिख सकते हो, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कोई सी भी। ठीक है, 6 में से। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एक, एएन स्टेशनरी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरी लाइक पेंसिल्स, इरेजर, जेल पेन, बॉल पेन एक्सेट्रा। द प्रोडक्शन मैनेजर घनश्याम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन व्हिच ही मेजर्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस इन अ बैच। By doing this, he is performing an important function of management which is directing, controlling, organizing, planning. बताइए कौन सा फंक्शन है। अब वो तो हमें पता ही है कि कंट्रोलिंग का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग होगा, बट कैसे पहचान पाएंगे। यहाँ पे जो लास्ट की लाइन लिखी है, सेकंड लास्ट लाइन बेसिकली, विच ही मेजर्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस इन अ बैच। ठीक है, यहां से हम पहचान पा रहे हैं। नेक्स्ट अच्छी खासी केस स्टडी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द फंक्शन, वो तो हमें पता ही है, हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी पता है कंट्रोलिंग है, बट नीचे क्या पूछा गया है, स्टेट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड। अगेन आपसे स्टेप्स पूछे गए हैं, देखते हैं। AS Limited is a large company engaged in assembling of air conditioner. Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that on an average, a worker can assemble 10 air conditioner in a day. The target volume of the company in a day is assembling of 1000 units of air conditioners. The company is providing attractive allowances to reduce the labor turnover and absenteeism. कि कंपनी जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, लेबर है, वो छोड़कर ना जाए और एब्सेंट ना हो, इसके लिए वो कंपनी जो है उनको अलाउंसेस देती है, मतलब एक्स्ट्रा मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट्स देती है। The workers were happy. Even then, the assembly of air conditioners per day is 800 units only.
To find out the reason, the company compared the actual performance of each workers and observed through the CCTV that some of the workers were busy in gossiping. तो फंक्शन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लाइंस भी अगर कोट करनी है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? सबसे पहले तो देखो, स्टार्टिंग से देखो, टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग ऑफ 1000 एयर कंडीशनर्स, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद नीचे जाके उन्होंने ये बताया कि 800 यूनिट्स ही सिर्फ प्रोड्यूस हो पा रही है, मेजरिंग। उसके बाद कंपैरिजन के लिए उन्होंने खुद ही लिख दिया, टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस थ्रू सीसीटीवी। और ये उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने एनालाइज किया कि डेविएशन कैसा है। उन्होंने देखा ना कि बहुत सारे वर्कर्स है जो बात कर रहे हैं, तो यही आपके 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर। देखो तो देखो, आपको दिख रहा है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, और उसके बाद एनालाइजिंग द डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट की आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद से इसके आंसर्स जो हैं वो लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आपको अंदाजा लग गया कि कैसे आंसर करना है। Airtek Limited is manufacturing the mobile phones both for the domestic Indian market and for export. It had enjoyed a substantial market share and also a loyal customer following. But lately, it has been experiences problem because its targets have not been met with regard to the sales and customer satisfaction. Also, the mobile market in India has grown tremendously and new players have come with a better technology and pricing. This is causing the problems for the company. It is planning to revamp its controlling system and take other steps necessary to rectify the problems it is facing. Just any 2 benefits the company will derive from a good control system. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले वाला पार्ट। आपको सिर्फ कोई भी तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग लिखनी है। बट बी पॉइंट में उन्होंने बोला, गिव द स्टेप्स दैट द कंपनी शुड फॉलो टू रिमूव द प्रॉब्लम। मतलब उनकी कंपनी अच्छी चल रही थी, बीच में प्रॉब्लम आने लगी, टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, नए मार्केट प्लेयर्स एंटर हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ गया। तो अब वो कोई एक ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं जिससे जो प्रॉब्लम आ रही है ये हट जाए। तो आपको जस्ट ये बताना है कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले उनको करना चाहिए एनालाइज डेविएशन। पहले डेविएशन को एनालाइज करें कि कहाँ दिक्कत आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी इसके अंदर, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। अब ये लाइन बताई थी मैंने, कहा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, विकास द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ XYZ लिमिटेड, अ कंपनी प्रोवाइडिंग एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू इंडियन डिफेंस सर्विसेज। दे हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 20 years एंड अर्निंग इनफ प्रॉफिट। बहुत अच्छे से चल रहा है पिछले 20 साल से बिजनेस, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा है। करते क्या है, एडवांस सॉफ्टवेयर देते हैं इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। Last year they realized that though the business is getting big orders which are being fulfilled in time, even then the revenues kept on decreasing. बड़े ऑर्डर आने के बावजूद भी जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो लगातार अब कम हो रहे हैं। विकास was not able to find out where the problem was. उसे नहीं पता चल रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है। Started keeping a close check on the progress of activity as he could sense that something was wrong. तो उसने close check किया और उसे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। You wanted to take some action before any major damage could be done to the business. Vikas appointed a cyber security expert who monitored the company's processes and find out that the company operator was deleting the entries from the computers and pocketing the revenue. उनका जो ऑपरेटर था वो क्या करता था, कुछ एंट्रीज डिलीट कर देता था और पैसा अपनी जेब में डाल रहा था। He was cited and handed over to the police. उसको पकड़ा गया और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। This created an atmosphere of order and discipline in the organization and helped in minimizing the dishonest behavior होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, and helped in minimizing the dishonest behavior on the part of employees, कि यहाँ पे कि वो इस तरीके के काम ना करें। अब उसके ऊपर इस तरीके से क्लोज चेक रखा जाने लगा। कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट हुई है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। और मेरे हिसाब से ये एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी उन्होंने जज तो किया ही, एक ही बतानी है हमें, आइडेंटिटी। तो हाँ, हमें एक ही आइडेंटिफाई करनी है, वो तो मिल गया हमें, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बट हमें रिमेनिंग और भी यहाँ पे 4 पॉइंट्स देने हैं, 5 पॉइंट्स देने हैं, कोई से भी 5 वो हम दे सकते हैं, मतलब बचे हुए 5 ही देंगे हम। तो ये हो गए हमारे कंट्रोलिंग के केस स्टडी भी कंप्लीट। आपने देखा होगा कि अब पता चल रहा होगा कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कंट्रोलिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया तो उसकी इंपॉर्टेंस